ओके, लिखेंगे। अतिरिक्त बातें कोई ना करे, मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट है, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान लगाएं। लोकसभा, लोकसभा अर्थात हाउस ऑफ पीपल। आज थोड़ी सी हमारी बड़ी क्लास रहेगी, ठीक है, हो सकती है थोड़ी बड़ी हो, तो थोड़ा संयम बना के रखना है, कभी वो कम भी होती है, कभी वो ज़्यादा भी होती है। तो आज आपको शायद थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़े, क्योंकि इसमें लिखने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। लिखना शुरू करेंगे, एक बार लिखें। क्या है? लोकसभा के सदस्य की योग्यताएं क्या होनी चाहिए? लोकसभा का चुनाव कौन लड़ सकते हैं? लोकसभा के सदस्य की योग्यताएं। लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं, उन सभी की जो योग्यताएं हैं वो आर्टिकल 84 में बताई गई हैं। यानी आर्टिकल 84 कहता है क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज। एमपी तो दोनों के होते हैं, बात को तो जानते हैं ना। मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं, जो साथी ना जानते हो। जो भी मेंबर होंगे राज्यसभा के, जितने भी मेंबर होंगे सदस्य, चाहे वो राज्यसभा के हों, चाहे वो आपका लोकसभा के, यानी कि आपका काउंसिल ऑफ स्टेट्स के हों, चाहे या हाउस ऑफ पीपल के हों, उनको हम क्या बोलेंगे हमेशा? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। संसद सदस्य कहते हैं उनको, संसद सदस्य। वहीं पर स्टेट में क्या होता है? तो ये तो कहाँ पर होते हैं? ये केंद्र में होते हैं, सेंटर में होते हैं। और वहीं स्टेट में क्या होता है? स्टेट में जिन राज्यों में आपका द्विसदनात्मक व्यवस्था है, जहां पर दो हाउस होते हैं, यानी कि मान के चलो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, विधानसभा भी है, तो विधानसभा के सदस्य को एमएलए कहा जाता है। और विधान परिषद का जो सदस्य होता है, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो मेंबर होगा, उसको एमएलसी बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और आपका एमएलए को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में? तो यानी कि जब आर्टिकल 84 बताता है, तो आर्टिकल 84 एमपीज की आपका क्वालिफिकेशन बताता है, यानी कि वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों की बात करता है। इसीलिए हम लिखते हैं आर्टिकल 84। क्या लिखेंगे? क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स। क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा। इंग्लिश में लिखते हैं ना। मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आप जरूर लिखा करें, जरूर नोट डाउन किया करें, है ना, बचना नहीं है उससे। कभी सोचो नहीं हम इससे बच जाएंगे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, क्या क्या योग्यताएं हैं? भारत का नागरिक हो, बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। अभी आसान सी चीजें आप बार बार मैं इंग्लिश में नहीं लिखूंगा, इनको आप लिख सकते हैं। बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष आयु हो कम से कम, इससे अधिक कितनी भी हो, 25 वर्ष आयु हो। इसको हम क्या बोलेंगे? बी 25 years old। इससे कम का नहीं हो सकता है, तो 25 हो या 25 से ज्यादा हो। तीसरी, दिवालिया या विकृत चित्त ना हो। दिवालिया या विकृत चित्त ना हो। इसके क्या मायने हैं अभी बात करते हैं। नॉट बी इंसॉल्वेंट, नॉट बी, नॉट बी इंसॉल्वेंट, और ऑफ अनसाउंड माइंड, ऑफ अनसाउंड माइंड। देखो, दिवालिया होने से क्या मतलब होता है कि अगर किसी ने, आपने कभी लोन लिया है बैंक से, और वो जो लोन है वो आपने चुकाया नहीं है, तो बैंक आपको क्या घोषित कर देगा कि आप उसका जो लोन है उसको चुकाने के स्थिति में नहीं है। इसीलिए बैंक क्या आपको, बैंक रप्टसी बोलते हैं इसको, बैंक रप्सी भी कहते हैं, कि बैंक रप्ट आपको वो घोषित कर देगा। इंसॉल्वेंट इसी स्थिति को कहा जाता है कि जब आप बैंक रप्ट हो चुके हैं। विकृत चित्त का मतलब क्या है? कि आपका जो मानसिक संतुलन है, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, आपका जो मानसिक संतुलन है, उसी को, अगर मानसिक संतुलन किसी का बिगड़ जाता है तो उसी स्थिति को हम बोलते हैं विकृत चित्त होना, अनसाउंड माइंड होना। यानी ना तो आप पागल होने चाहिए, और साथ में दूसरी बात क्या है, आप दिवालिया भी ना हो। छोटी सी शर्तें हैं, इस बात में कोई दिक्कत तो नहीं। अब अगली बात आते हैं, क्या? लोकसभा, नोट करना, लोकसभा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को दर्शाती है। लोकसभा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को दर्शाती है।
लोकसभा, लोकसभा को एलएस लिख सकते हैं ना? हाँ जी, कई बार बोल सके। रिफ्लेक्ट्स, रिफ्लेक्ट्स रीजनल, रीजनल रिप्रेजेंटेशन। अब इस बात को समझे कि ये क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व क्या होता है और हम क्यों बोल रहे हैं कि लोकसभा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को दर्शाती है। आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर लोकसभा की कितनी सीटें हैं प्रेजेंट में, तो आप कहोगे टोटल 543 हैं। और साथ में हमारे देश की जो जनसंख्या है वो कितनी है? तो जनसंख्या का अभी तो हम आज की वर्तमान स्थिति को नहीं बता सकते, लेकिन 2011 में हमारी जनगणना हुई थी। और 2011 में जब हमारी जनगणना हुई तो तब मेरा प्रश्न आपसे ये रहेगा कि तब हमारी जनसंख्या लगभग कितनी थी? तो आप कहेंगे लगभग 121 करोड़ हम थे। तो 121 करोड़ पूरे देश में पॉपुलेशन है, ठीक है। और 121 जो करोड़ पॉपुलेशन है उसमें 543 का भाग दिया जाता है, यानी कि कुल जो हमारी जनसंख्या है, टोटल जो हमारा सेंसस है, कुल जनसंख्या, जितनी हमारी जनसंख्या है, जितना देश का सेंसस है, जिसको हम 2011 के अकॉर्डिंग अगर देखें, इसके 2011 में वो कितना था? 2011 में वो लगभग 121 करोड़ था। अब शायद हम 135 करोड़ के आसपास होंगे। 121 करोड़, तो जो कुल जनसंख्या होती है उसमें 543 से भाग दे दिया जाता है। अब जब हम उसे 543 से भाग देंगे, जैसे आपके पास कैलकुलेटर हो तो जरा देखें एक बार करके कि ये गुणा का मतलब 121, चलो छोड़िए उसको, आप कर लेना आराम से। कहने का मतलब है कि अगर हम उसको बांट दें तो जो हमारा देश है उसमें 543 क्षेत्र निकल के आएंगे। कितने? 543 क्षेत्र आएंगे, जो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। कुल जनसंख्या बांट करके उन क्षेत्रों को बनाया जाता है। ये क्षेत्र है आपका। और इसीलिए परिसीमन आयोग बार बार गठित होता है। वो देखता है कि भाई इस क्षेत्र में तो जनसंख्या अभी बढ़ चुकी है, या इस क्षेत्र में जनसंख्या जो है कम है, तो यहाँ पर कितना एरिया होना चाहिए, ये एरिया आपका इस तरह से होना चाहिए, या ऐसे लंबवत एरिया वो आपका डिजाइन करे, या वो ऐसे भी एरिया ले सकते हैं कुछ आपका ऐसे घूमता हुआ, मतलब जैसा भी चाहें, जैसा चाहें वैसा एरिया वो बना दे, ऐसा एरिया वो डिफाइन कर सकते हैं, वो ऐसा एरिया डिफाइन कर सकते हैं। तो जो परिसीमन आयोग का काम होता है, तो यानी कि उन क्षेत्रों को क्या है आपका घटाया या बढ़ाया जा सकता है। थम्स अप करके मुझे बताएं, बात क्लियर है कि कुल जनसंख्या में 543 का भाग दिया जाता है, तो एक नंबर आएगा निकल के। और जो एक नंबर निकल के आता है उसका मतलब है कि वो एक सीट उतने लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि उस एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व वह व्यक्ति करेगा। इसी को हम बोलते हैं क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। बात क्लियर है? ठीक है। और इसके बारे में हम बहुत विस्तार से कि भाई किस तरह से वो परिसीमन आयोग के पास में क्या शक्तियां हैं, जब मैं आपको परिसीमन आयोग पढ़ाऊंगा आर्टिकल 82 में, कि कितने हमारे 4 परिसीमन आयोग, उनका क्या आपका आधार रहा है, वो क्यों बनाए जाते हैं, जब हम सारी प्रक्रिया को समझेंगे तो और विस्तार से आप उसको समझ पाएंगे। अभी आपको जानना है कि लोकसभा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को दर्शाती है, ठीक है। और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का आधार हमेशा क्या रहेगा, इसका बेसिस क्या रहेगा, इसका जो बेस रहेगा वो रहेगा जनसंख्या। जनसंख्या, तो जनसंख्या तो भैया फिर हर रोज बढ़ती है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हर रोज सीटें बढ़ा दे, ये संभव नहीं है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन क्या हर जनगणना के बाद में सीटें बढ़ जाती हैं? ये भी पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए फिर परिसीमन आयोग का गठन होता है, वो अपनी रिपोर्ट देता है और उसकी रिपोर्ट के अनुसार ही फिर चीज़ों में क्या है तब्दीली की जाती है। तो आधार क्या रहेगा इसका, क्या बेसिस रहेंगे इसके? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ही इसका आधार होता है। हमारे देश की जो जनसंख्या है वो इसका आधार होती है। और ये जो सीटों की संख्या है 543, ये कब तक निश्चित है कि आप मुझे बता सकते हैं? याद रखेंगे इसको, अपने अभी आइडिया रखिए, धीरे धीरे आप जान ही जाएंगे कि 2026 तक ये निश्चित है। 2026 तक। ओके, अगली बात पर आते हैं। लोकसभा चुनाव में कौन सी प्रणाली का इस्तेमाल होगा? आपने वोट किस किस ने डाली थी इस बार लोकसभा चुनाव में, जरा थम्स अप करके मुझे बताएं। लोकसभा चुनाव में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम प्रणाली का इस्तेमाल होता है, प्रणाली का प्रयोग
होता है। हम कह सकते हैं FPPS, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक है, इज यूज्ड इन लोकसभा इलेक्शंस, इन लोकसभा इलेक्शंस। तो आप लोगों को पता होगा, मैंने बताया था कि जहां पर जनता वोट डालती है, जनता के वोट डालने से मतलब क्या है, जैसे आप विधानसभा चुनावों में वोट डाल सकते हैं, आप लोकसभा चुनावों में वोट डाल सकते हैं, आप अपने गांव ग्राम प्रधान के चुनाव में वोट डाल सकते हैं। तो जहां पर आपकी भागीदारी वोट की आप प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से करते हैं, तो वहां पर FPPS होता है हर जगह। लेकिन जहां पर आप मुझे बताइए कि जब आपका जो प्रत्यक्ष नहीं होता है, यानी जहां पर इनडायरेक्ट होता है इलेक्शन, वहां पर कौन सी प्रणाली का इस्तेमाल होता है? तो वहां पर राष्ट्रपति और राज्यसभा के लिए कौन है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, और उसमें भी मतदान या तो गुप्त हो सकता है या आंशिक गुप्त हो सकता है। ठीक है, उनको हम जानेंगे धीरे धीरे आगे चल के। लेकिन जहां पर जो प्रत्यक्ष है, हाँ, बहुत दिन से हम बात करें इस पर, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पे एकल संक्रमणीय मत पर, तो कल राज्यसभा की क्लास में आप इसको भी समझ जाओगे कि हमने कई बार बोला था ना आपसे कि हम इसको आगे चल के पढ़ेंगे। तो कल वो दिन आएगा जब आप एकल संक्रमणीय मत क्या होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है, इसको समझेंगे। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या है, इसको समझना है। जैसे किसी चुनाव में आपका कितने उम्मीदवार खड़े हुए थे? A, B, C, D, E, F। कल गिनती हमने कहाँ से शुरू की थी? EFG, यहीं से शुरू की थी। कितने लोग थे यहाँ पर? 9, 10, 11, 12, 13, यहीं से शुरू की थी या कहीं और से? 15, क्या बोले, 19, 11, H तक किया था, 16 तक। हाँ, तो बताएं कितना हो गया? 30, 70, 79, 80, 85, 4 89, और 5 94, और 6 100। मतलब किसी आपके गांव का चुनाव है, गांव से समझिए आप, आपके गांव में या विधानसभा का चुनाव हो सकता है ये, विधानसभा का, लेजिस्लेटिव असेंबली का, या फिर ये लोकसभा का चुनाव हो सकता है। तो उन सभी में क्या होता है? FPPS प्रणाली होती है। तो कौन जीतेगा बताएं जरा, किसकी जीत होगी? तो आप सबका आंसर आएगा कि इसमें जो जीतेगा, मैंने कहा था FPPS का आप सब लोगों को डिमेरिट पता होना चाहिए कि कितने 84% लोग नहीं चाहते थे कि ये जीते, लेकिन फिर भी कौन जीत गया? जिसको 16% लोग सिर्फ चाहते थे, उसकी जीत हो गई। तो इसकी एक डिमेरिट है, ठीक है। तो जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, इसमें ये तो आप जानती हैं कि भाई जिसको ज़्यादा मिलेगा वही जीतेगा। लेकिन एक बात मान के चलिए, एक स्थिति पर हम विचार करते हैं, और उस स्थिति पर हम कैसे विचार करेंगे कि मान के चलो अ, आपका F को भी हम कह देते हैं कि F को 13 वोट मिले। F, ये ABCDEF को भी कितने मिले? 13 मिले, और इसको 16 मिल जाए जी को। तो अभी भी 100% वोटिंग पर हमने इसको माना है। पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है कि दो लोगों को बराबर वोट मिल जाए? ये संभव है? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल संभव है। तो क्या 13 13 वाले जीतेंगे? इनका तो कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि इनसे तो ज़्यादा वोट प्रतिशत पाने वाले लोग हैं। G और H ये बराबर हो गए। तो तब ऐसी स्थिति में क्या होगा FPPS प्रणाली में, कि हो सकता है ना ऐसा, हाँ बहुत बार होता है। अभी रिसेंट में सिक्किम के कुछ उदाहरण थे, वहाँ पर ये हुआ था कि वहाँ पर जो है आपका फिर क्या किया गया था। तो ये आपको याद रख लेना है कि जो चुनाव अधिकारी होता है, जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है, तो उसके सामने दो व्यक्ति हैं कि या तो G और H। भाई बाकी सबका तो जीतने का कोई मतलब नहीं, इन दोनों के मत बराबर हैं। तो वो क्या करता है, एक पेटी में एक लॉटरी सिस्टम होता है। लॉटरी, लॉटरी का मतलब होता है कि दो पर्ची डाली जाएंगी, एक G की पर्ची डाली जाएगी बॉक्स में, एक H की पर्ची डाली जाएगी, क्योंकि बार बार चुनाव तो करा नहीं सकते। और G और H अब इनका लक है, ठीक है, क्योंकि बराबर बराबर वोटर इनको चाह रहे थे कि ये बने। तो उस बॉक्स को वो हिलाता है बहुत तेज से, और उसके बाद में एक पर्ची उसमें से निकाल लेता है। और वो जो एक पर्ची वो निकालता है, वो वोट मानी जाती है किसकी? जिसके नाम की वो पर्ची खुलेगी। एक वोट ज़्यादा मिल जाएगी। जैसे मान के चलो इसमें क्या है, जी के नाम की पर्ची निकली, तो जी का मतलब एक वोट उसको एक्स्ट्रा हो गई, और एक वोट जैसे ही एक्स्ट्रा हो गई तो जीत किसकी हो गई? जी की हो। हम सब करके बताएं, मुझे बात समझ में आई ना? तो एक तो ये है कि सबसे ज़्यादा जिसको मिले तो वो हो जाएगा। अब आप स्थितियों पे विचार कर सकते हैं, भैया 3 लोग भी तो हो सकते हैं ऐसे कि जिनको बराबर बराबर मान के चलो, इसको F को भी 16 मिल जाते, और बाकी सबके घटा लो, इसको 12, इसको 11, और इसको 10 मिलते, और F को भी आपका कितने 16 मिल जाते, 16%। तो 3 हो 4 हो तो उन सबका फिर क्या होगा?